हम लोग लाइव हैं। सभी को मेरी नमस्ते। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, ये 147वीं गोष्ठी है सृजन संवाद की, और सृजन संवाद निरंतर 14 सालों से गोष्ठियां करता आ रहा है। कोविड के बाद से हमने ऑनलाइन गोष्ठियां प्रारंभ की है। हालांकि कोविड के बाद पहली बार इस महीने हम लोग एक बार भौतिक रूप से भी एक दूसरे से मिले, लेकिन सिर्फ जमशेदपुर के लोग ही उसमें मिल पाए। लेकिन ऑनलाइन गोष्ठियों का सिलसिला जारी है। सृजन संवाद में हम लोग साहित्य, सिनेमा और विभिन्न कलाओं पर चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच सिनेमा पर चर्चा होनी है मुख्य रूप से, और चर्चा करने के लिए जो हमारे अतिथि हैं वो फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती हैं अशोक मिश्रा जी। अशोक मिश्रा जी की बहुत सारी फिल्में तो मैंने देखी थी, लेकिन उस समय ये नहीं जानती थी कि आप इन फिल्मों के लेखक भी हैं। फिल्में देखी, सराही, क्योंकि श्याम बेनेगल पे मैंने काफ़ी कुछ लिखा था और मिश्रा जी ने श्याम बेनेगल पर बहुत काम किया, उनके साथ मिलकर बहुत काम किया है। तो जाहिर है मैं वो फिल्मों को देख रही थी, लेकिन तब ये नहीं जानती थी कि मिश्रा जी उससे इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। यही होता है, तो फिल्म देखते हैं तो निर्देशकों को याद रखते हैं, बहुत हुआ तो एक्टर्स एक्ट्रेस की चर्चा करते हैं, उनको पहचानते हैं। लेकिन सिनेमा एक टीम वर्क है, उसके बहुत सारे चेहरे पर्दे के पीछे रहते हैं। ये तो खास तौर से पिछले 2-2.5 सालों से जब मैंने काम शुरू किया, पर्दे के पीछे सिनेमा में जो लोग सक्रिय हैं उन पर जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के विषय में जानकारी मिली, भारतीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी, जो सिनेमा को सिनेमा बनाते हैं, जिनके बिना सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती है। और मिश्रा जी से जब मेरा परिचय हुआ तो वो एक ऐसी फिल्म के माध्यम से हुआ जैसे मैं समझती हूँ कि हिंदी के सारे दर्शकों ने देखा होगा। फिल्म थी कटहल। उसी फिल्म में पहली बार मुझे पता चला कि अशोक मिश्रा जी ने उसका लेखन किया है। आज अशोक मिश्रा जी हमारे पास हैं। मैं उनका सृजन संवाद और सृजन संवाद की टीम की ओर से स्वागत करती हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास मनमोहन चड्ढा जी हैं, जो जुड़ रहे हैं, खूब घूमते रहते हैं, फिल्मों से उनका बहुत गहरा नाता है। कोई भी फिल्म अध्ययन का कोर्स उनकी पुस्तक के बिना पूरा नहीं हो सकता है। वो एक तरह से कहूँ मैं तो हिंदी फिल्म इतिहास के एकमात्र लेखक हैं। अभी पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं, वैसे देहरादून में रहते हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के संस्थापक और कर्ता धर्ता आशीष कुमार जी जुड़े हुए हैं। फिल्म को लेकर बहुत ही गंभीर कार्य वो निरंतर करते रहते हैं, फेसबुक पर खूब सक्रिय हैं और सिनेमा से जुड़ी कार्यशालाएं और साक्षात्कार वो करते रहते हैं। मैं और साथ ही साथ वो सृजन संवाद के बहुत ही मजबूत सदस्य हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आप दिल्ली से जुड़े हैं।
अमरेंद्र कुमार शर्मा जी से मेरा बहुत पुराना परिचय आप कह सकती हूँ कि है। आप वर्धा में पढ़ाते हैं और कई विषयों पर बहुत गंभीर लेखन करते हैं। सृजन संवाद के सदस्य हैं। कई बार मंच पर उन्होंने अपनी बात रखी भी है और बहुत गंभीरता से रखी है। फिल्म से उनका गहन जुड़ाव है। मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत करती हूँ। मैं उन सभी दर्शकों श्रोताओं का स्वागत करती हूँ जो फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में सुदीप सोहनी को भी जुड़ना था, लेकिन वो खजुराहो फेस्टिवल में शूटिंग कर रहे हैं, उसमें व्यस्त होने के कारण वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं सबका स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अशोक जी का परिचय देना चाहूंगी। अशोक जी का परिचय तो वैसे आवश्यक नहीं है क्योंकि फिल्म से जुड़े लोग उनसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी अशोक जी ने बहुत सारी फिल्मों का लेखन किया है जिसमें उन्हें लेखन के लिए 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उनके नाम पर जिन फिल्मों को हम पाते हैं वो है नसीम, समर, वेलकम टू सज्जनपुर, वेल डन अब्बा, बवंडर, कभी पास कभी फेल, गांजे की कली, कटहल और भी कई फिल्में। समर और नसीम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। और जैसा कि मैंने कहा, मेरा उनका पहला उनके काम से नाम के साथ जो परिचय हुआ वो कटहल फिल्म थी, जो मैंने अपनी बेटी के साथ देखी और हम लोगों ने उस फिल्म को थॉरोली एंजॉय भी किया। लेकिन अभी हाल में मेरा उनसे एक और संदर्भ में परिचय हुआ जो कि मेरे उनका एकदम नया रूप था। वो था किसी पत्रिका को संपादित करने का। विश्व रंग जो भोपाल से निकलती है, इन्होंने बहुत सारे विशेषांक निकाले हैं और जब सिनेमा विशेषांक निकाला तो इसका दायित्व उन्होंने अशोक मिश्रा जी को सौंपा। कहाँ स्क्रीन पे राइटिंग और कहाँ संपादन। चूंकि मैं सिनेमा से जुड़ी रही हूँ इसलिए बहुत सारी सिनेमा की पत्रिकाएं देखी हैं, विशेषांक भी देखे हैं, लेकिन ये विशेषांक उन अन्य पत्रिकाओं से बिल्कुल हटकर है। इसकी रूपरेखा, इसका पूरा गेटअप, इसके अंदर की सामग्री सब ऐसी है जो मैं समझती हूँ कि हर सिने प्रेमी को संजोनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, भूलनी चाहिए। तो इसी के कारण मेरा एक बार उनसे सच में वार्तालाप हुआ, परिचय हुआ और उनके संपादन का एक नया चेहरा मुझे प्राप्त हुआ। अधिकतर संपादक आपको लिखने के लिए जब कहते हैं तो जल्दी से आर्टिकल भेजिए, जल्दी से आर्टिकल भेजिए कहते हैं, लेकिन मिश्रा जी ने मुझे खूब समय दिया और कहा कि आप आराम से लिखिए क्योंकि हड़बड़ में लिखने का काम नहीं होता। कितने संपादक इस बात को समझते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का बायस रहा कि मैंने इस पत्रिका में लिखा। और एक बात मैं साझा करूं कि अशोक मिश्रा जी के संपादन में जो ये पत्रिका निकली है विश्व रंग, इसमें सृजन संवाद के 5 और सदस्य भी जुड़े हुए हैं। ये सृजन संवाद के लिए गर्व की बात है। मनमोहन चड्ढा जी इसमें जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र कुमार शर्मा की एक छोटी सी टिप्पणी है लेकिन है वो यहाँ। प्रयाग शुक्ल जो
सृजन संवाद में कई बार आ चुके हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। पंकज मित्रा जो सृजन संवाद के सदस्य हैं वो इसमें उपस्थित हैं। सुरभि जो सृजन संवाद की मेंबर हैं और सिनेमा से जुड़ी हैं, उन्होंने सिनेमा पर ही और नाटकों पर अपनी रिसर्च की है, वो इसमें उपस्थित हैं। तो ये सारे लोग इसमें हैं, ये सृजन संवाद के लिए खुशी की बात है। और मिश्रा जी के विषय में मैं थोड़ा सा और कहूँ तो अशोक मिश्रा जी ने नाटकों का प्रशिक्षण लिया है। हम लोग उनसे ढेर सारे प्रश्न पूछने वाले हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगी तो अपने विषय में थोड़ी सी अपनी जो यात्रा रही है, जीवन यात्रा रही है, फिल्मों की यात्रा रही है, नाटकों की यात्रा रही है, बचपन, इसके विषय में थोड़ा सा अपने आप हमें बताएं तो बहुत प्रसन्नता होगी। अशोक मिश्रा जी। विजय जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मंच मुझे प्रदान किया, और ये मंच काफ़ी बताया उन्होंने कि इसमें बड़े मशहूर लोग आ चुके हैं, गौतम घोष जैसे डायरेक्टर आ चुके हैं और भी कई बड़े बड़े लोग। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। और फिर मेरे साथ जो लोग हैं, जो मुझे जिनका नाम प्रश्नकर्ता में दिया गया है, जो मुझे थोड़ा सा डरा भी रहा है, क्योंकि मनमोहन चड्ढा जी जैसे विद्वान आदमी, खुद विजय जी जो सिनेमा की जानकार हैं, आशीष जी, अमरेन जी, ये सब लोग सिनेमा के बारे में बहुत जानते हैं और गहराई से जानते हैं। ये सिनेमा वालों की तरह से उतना नहीं जानते जितना साहित्यकार और सिनेमाकार दोनों के नजरिया इन लोगों के पास है। तो ऐसे लोगों के साथ मैं आज हूँ और मुझे इसकी बड़ी खुशी हो रही है। मेरी जो यात्रा है इसके बारे में मैं काफ़ी बोल चुका हूँ और काफ़ी रिकॉर्ड हो चुका है कई जगह, फिर भी आपने पूछा है और आपके दर्शक भी नए हैं, तो मैं कुछ बताऊंगा जो खास बातें हैं। कि मेरा जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ, जो अब छत्तीसगढ़ है, और वहाँ मेरे पिता श्री राम स्वरूप मिश्र और माँ अम्बा देवी ने हमको पाला पोसा, और चांटा पारा नाम का एक स्कूल था जहाँ भर्ती करा दिया। पिताजी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, तो उन्होंने वहाँ हमारा एडमिशन करा दिया। तो चांटा पारा के नाम से ही मुझे डर लगता था, चांटा शब्द से ही, तो मुझे स्कूल से भी डर लगने लगा। और मेरा भाई, बड़ा भाई शिव मिश्र, वो, हम दोनों का एडमिशन हुआ वहाँ। तो हम स्कूल नहीं जाते थे, हम कंपनी बाग, वहाँ पे एक बड़ा सुंदर कंपनी बाग था अंग्रेजों का बनवाया हुआ पुराने समय में, वहाँ जाके हम बैठ जाते थे। घर से निकलते थे, माँ एक कपड़े में रोटी और अचार बांध के देती थी, या पराठा अचार, और उस समय टिफिन बॉक्स नहीं होते थे, कपड़े में बांध के देते थे। तो हम लोग कंपनी स्कूल के नाम से निकलते थे और कंपनी बाग चले जाते थे, और वहाँ दिन भर बैठे रहते थे। और वहाँ एक बहुत सुंदर फुवारा था जिसमें मछलियाँ थी रंग बिरंगी, तो मैं उन्हीं को देखता रहता था। तो उस कंपनी बाग का मेरे दिमाग पे बड़ा अच्छा असर पड़ा, मेरे एस्थेटिक्स को डेवलप करने में उसका भी कहीं से योगदान था। कि क्लास में टीचर ने पहले दिन एक जीरो बना दिया ब्लैक बोर्ड में, और कहा सब लोग जीरो बनाइए। तो मैंने फटाफट जीरो बना दिए, और मुझे लगा कि पढ़ाई बड़ी सरल चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। खैर, तो वहाँ हम पढ़ते थे, और पिताजी एक बार स्कूल चेक करने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। तो टीचर ने कहा, अरे वो तो आते ही नहीं। तो हम लोग को बहुत पिटाई पड़ेगी, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते। खैर, किसी तरह हमने वहाँ पढ़ाई वढ़ाई की। उसके बाद हम लोग, पिताजी का ट्रांसफर सतना मध्य प्रदेश में हो गया, और वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर बन गए। तो मैं वहाँ पढ़ने लगा। वहाँ का स्कूल भी बड़ा खस्ता हाल था। वहाँ वही स्टूडेंट आते थे जो पढ़ाकू थे, बाकी न टीचर को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट था न लड़कों को। तो हम लोगों को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जब हम जाते थे, तो हमको ये नहीं मालूम था कि क्या मिक्सचर किस उस एसिड में डालना है।
तो देखते थे होशियार लड़का क्या कर रहा है, वैसे ही हम कर देते थे, तो कई बार ब्लास्ट हो जाता था, भड़क नदी फूट जाती थी। तो इस तरह से हमारी पढ़ाई हुई। फिर मैं कॉलेज में आया, बीएससी करने, डॉक्टर बनने का बड़ा प्रचलन था, तो डॉक्टर बनेंगे करके, तो काहे को डॉक्टर बनेंगे, कुछ पढ़ाई ही नहीं मालूम। तो बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने काफ़ी तैयारी की थी, और मैंने सारे क्वेश्चन मेरे बड़े अच्छे बने केमिस्ट्री के एक सब्जेक्ट के। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था और टाइम खत्म होने वाला था, तो एक मेरे पीछे लड़के ने मुझे एक चिट थमा दिया जिसमें उसका आंसर लिखा था। वो मैं लिखने लगा तो टीचर ने मुझे पकड़ लिया और मुझे निकाल दिया गया, रेस्टिकेट कर दिया गया। तो मेरा साल बर्बाद हो गया। इसका मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ, और तब ये बड़ा सामाजिक अपराध माना जाता था, नकल करते पकड़ा जाना, एक ठप्पा लग जाता था। तो मुझे बड़ा डिप्रेशन आ गया। मेरे बड़े भाई साहब रायपुर में थे, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, वो हिंदी के बड़े क्रिटिक थे, और मेरी भाभी थी अर्चना मिश्र, जो संस्कृत की विदुषी वहाँ कॉलेज में पढ़ाती थी। भाई साहब भी कॉलेज में पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम रायपुर आ जाओ। मैं रायपुर पहुंच गया। तो वहाँ एक कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया गया और आर्ट्स लेने को कहा गया। तो मैंने हिंदी लिया, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, और फिर मुझे मजा आने लग गया पढ़ने में। तो हिंदी जो हमको पढ़ाते थे, वो हिंदी के बड़े कहानीकार और नाटककार थे, विभू खरे। सालों में बंद प्रजातंत्र उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक था, वो हमको पढ़ाते थे। वो मेरे दोस्त बन गए, हम दोनों बातें करते थे, ये थे। फिर समाज शास्त्र जो पढ़ाते थे, वो मेरे दोस्त बन गए। तो इस तरह से हमारी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई, और वो अच्छा ही रहा। और उसके साथ साथ मैं लिखता भी था, क्योंकि बड़े भाई साहब लिखते थे पत्र पत्रिकाओं में, तो मैं भी लिखने लगा, व्यंग वगैरह लिखता था मैं, और अखबारों में भेजता था। तो कोई मुझे कभी छप जाती थी रचनाएं, कभी वापस आ जाती थी वापस, और एक एक दो दो महीने, तीन तीन महीने इंतजार करना पड़ता था कि क्या रिजल्ट आएगा, छपेगी कि नहीं छपेगी। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था उसमें, और मैं एक्सप्रेशन के लिए कोई मीडियम ढूंढ रहा था। उसी चक्कर में मैंने हबीब तनवीर साहब का नाटक देखा, चरण दास चोर। मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा माध्यम है, और ये इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। और बड़े भाई साहब की वजह से ही हबीब तनवीर साहब का एक वर्कशॉप कराया गया यूनिवर्सिटी में, तो उसमें हम सब पार्टिसिपेट किए। तो हबीब साहब अपने कलाकारों को लेके आए थे, जो उनके लोक कलाकार थे, मालाबाई, फिदाबाई, लालू राम, ऐसे तमाम लोग जो बड़े महान कलाकार थे। उनसे वो रिहर्सल करा रहे थे अपनी अपने एक नाटक की, जिसका दिल्ली में शो होना था। और हम लोगों से उन्होंने कहा कि तुम लोग बैठ के चुपचाप देखो। अब 7 दिन का वर्कशॉप था, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, हम उनकी रिहर्सल देखते रहे बस। लड़कों ने कहा, यार विशा तू बात करना, कि हम लोग से कुछ क्यों नहीं कराते ये। तो मैं थोड़ा लीडर टाइप का भी था, तो मैंने कहा, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। बोले बोलो। मैंने कहा, सर आप हमसे तो कुछ करा ही नहीं रहे हैं, आप इन कलाकारों को ले आए हैं गांव के, और इनसे आप रिहर्सल करवा रहे हैं। हमसे कोई नाटक कराइए ना अच्छा, आधे अधूरे इस तरह का नाटक जो जो मैंने सुन रखा था, पगला घोड़ा। बस इतना सुनते ही वो गुस्सा हो गए। हबीब साहब को बहुत गुस्सा आता था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। इडियट, जाहिल, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट थिएटर, गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। मैं सन्न रह गया, सारे लड़के लड़कियां सन्न रह गए। मैं चुपचाप आंखों में आंसू भरे सिर झुकाए बाहर आके पेड़ के नीचे बैठ गया। और उसके बाद ब्रेक हुआ, कुछ टी ब्रेक वगैरह, तो बाकी लड़के लड़कियां सब आ गए। बोले, यार क्या करना है बताओ, ये वर्कशॉप होने दें या बंद करा दें, हम लोग कोई नहीं जाएंगे। उतने में हबीब साहब ने खिड़की से देख लिया, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया, तो बोले, देखो तुम नाटक के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते, एबीसीडी भी नहीं जानते। ये जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं ना, ये महान कलाकार हैं दुनिया के, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरी दुनिया के।
लालू राम और मदन लाल हैं, जिनको लॉरेल हार्डी की उपाधि मिली थी जब विदेशों में गए थे। तो इनका अभिनय तुम देख रहे हो, ये जो एक्टिंग चल रही है इनकी, इससे जितना सीख जाओगे तुम, उतना मैं तुमको नहीं सिखा पाऊंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, क्या से तुम मेरे बगल में बैठा करो, मैं तुमको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं उनके बगल में बैठने लगा। अब वो मुझे समझाने लग गए कि देखो ये ब्लॉकिंग होती है, ये देखो ये कलर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये लाल रंग का गमछा पहन के आ गया तो पूरे सीन का रंग बदल गया, मूड बदल गया। ऐसे मुझे बारीकियां समझाने लग गए वो, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और बाद में फिर, अब हमारा नाटक करा ही नहीं रहे थे, वो हमारा पब्लिक शो होना था। तो ऐसे करके 7 दिन के वर्कशॉप में 3-4 दिन गुजर गए। फिर उन्होंने 3 दिन में हमारा नाटक तैयार किया, भगवत एजुकियम। तो सवेरे 7 बजे हम लोग पहुंचते थे, और चाय नाश्ता करने के बाद फिर रिहर्सल चालू, फिर लंच, फिर रिहर्सल चालू, फिर टी ब्रेक, फिर रिहर्सल चालू, फिर डिनर, वही सब कुछ होता था। और फिर रिहर्सल चालू, जो मालूम नहीं कब खत्म होगी, रात को 2 बजे, 3 बजे, और सवेरे फिर टाइम पे पहुंचना है। ऐसा करके 3 दिन में उन्होंने बहुत कमाल का नाटक तैयार कर लिया। और मुझे लग गया कि अब मुझे नाटक मीडियम को ही चूज करना चाहिए। फिर मैंने अपना ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बनाने के बाद थिएटर करने लग गए हम लोग। तो राजेंद्र भैया की वजह से साहित्यकार हमारे घर में बहुत आते थे। जैसे हमारे घर में कौन कौन आए, हमारे घर में अज्ञेय जी आए, फिर हमारे घर में निर्मल वर्मा आए, फिर कारन जी आए, हबीब तनवीर आए, महादेवी वर्मा आई जब हम लोग छोटे थे। तो ऐसे साहित्यकार कवि हमारे घर, नीरज जी आए, ऐसे कवि साहित्यकार हमारे घर, बच्चन जी आए, हरिवंश राय बच्चन। तो हम लोग बचपन से इन लोगों को देखते रहते थे, और बड़े होने के बाद गेजी लोगों को देखा, निर्मल वर्मा वगैरह को देखा। तो उसका एक बड़ा अच्छा संस्कार मिला। फिर मेरी भाभी अर्चना मिश्र ने मुझे संस्कृत थिएटर के बारे में समझाया। ये भास के नाटक हैं, ये कालिदास के नाटक हैं। तो एक तरह का एप्रिसिएशन कोर्स किया मैंने उनके साथ बैठ के। और मेरी फिर एक ग्रुप बनाया रचना नाम का, और इसका इनॉग्रेशन करना था। तो हरिशंकर परसाई जी से हमने इनॉग्रेशन कराया। और मैंने 2 कविताएं डायरेक्ट की थी, एक श्रीकांत वर्मा की जोसेफ अब्रुकुआ, और एक इसकी धूमिल की कविता मोचीराम। और इनका मंचन हमने किया। परसाई जी और बहुत सारे साहित्यकार आए थे, सबने उसको देखा, और हमारी रंगमंच की यात्रा शुरू हो गई। और फिर मैं नाटक पे नाटक करता रहा। पढ़ाई में फिर एमए चला गया, मैं सोशियोलॉजी में एमए करने लगा। और कभी कभार क्लास में जाता था, और जब क्लास में जाता था तो प्रोफेसर और स्टूडेंट बड़े खुश होते थे कि आज मिश्रा क्लास में आया है, अब कुछ मजा आएगा। तो ऐसे करके हमारी पढ़ाई हुई। फिर एनएसडी का फॉर्म भर दिया गया, एनएसडी में मेरा एडमिशन हो गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। और उसमें भी मैं बिल्कुल बेमन से गया था। और उसके पहले मैंने सोचा था क्या करूँगा, एमए कर लिया हूँ अब। तो मैंने नवभारत, एक अखबार निकलता था, उसमें प्रूफ रीडर की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। और एक न्यूज़ बनाई थी रविशंकर के बारे में, कुछ सितार वादक के बारे में। और मुझे बड़ा अच्छा लगा उस न्यूज़ को बनाना। पर मुझे जाना पड़ गया एनएसडी का एडमिशन एडमिशन के लिए, तो वो मेरी नौकरी छूट गई। और मैं बेमन से गया, और मैंने कोई तैयारी नहीं की एनएसडी में जाने की। न उनकी भेजी हुई स्पीच पढ़ याद किया, न पोयम याद किया, न और कोई तैयारी की। बस ऐसे ही पहुंच गया। और जब इंटरव्यू बोर्ड ने कहा कि आप स्पीच करके दिखाइए जो हमने भेजा है, तो मैं एक लाइन बोल पाया, हमारी अजीज रियाया, तुगलक का एक डायलॉग था। उसके बाद मैं भूल गया। तो सब चौंक गए, क्योंकि लोग तैयारी करके आते हैं ना। फिर एक कविता उन्होंने भेजी थी रघुवीर सहाय की। वो कविता मुझे पहले से पसंद थी, तो मुझे थोड़ी याद थी वो, तो वो मैं बोल गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अब आप कोई ऐसा नाटक का अभिनय करके दिखाइए
जिसमें आपने मेन रोल किया हो। तो मैंने किसी नाटक में मेन रोल नहीं किया था, मैं डायरेक्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा, तो ये डायरेक्ट करता था मैं। तो मैं ने कहा मैं क्या करके इनको दिखाऊं, कुछ तो दिखाना चाहिए। तो मैंने तत्काल इम्प्रोवाइज किया। मैंने कहा सर, एक नाटक था डरा हुआ आदमी, और मैंने एक डरे हुए आदमी की एक्टिंग की। कभी यहाँ छिप गया, कभी वहाँ छिप गया। कभी मैंने कहा मुझे सबसे डर लगता है, मुझे अखबार से डर लगता है, रेडियो से डर लगता है, वो सब लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा करके मैंने 2-3 मिनट तक इम्प्रोवाइज किया। उनको लगा कि हाँ कुछ अच्छा कर रहा है ये। फिर उन्होंने कहा आइए बैठिए। फिर उन्होंने कहा आप अपनी नज़र में कैसे एक्टर हैं, कारण जी ने पूछा। मैंने कहा सर, मैं अपनी नज़र में बहुत खराब एक्टर हूँ, क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं लेना था, तो मैं कोई ऐसी बात बिंदास बात कर रहा था। तो किसी और ने पूछा कि जब आप खराब एक्टर हैं तो आप थिएटर में क्या करेंगे। मैंने कहा सर, मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्ट करता हूँ मैं। एक डायरेक्टर को अच्छा एक्टर भी तो होना चाहिए। मैंने कहा कि कहे आपने जिनके साथ काम किया, हबीब तनवीर, एम के रैना, वर्कशॉप किया आपने, तो वो तो बड़े अच्छे एक्टर भी हैं। मैंने कहा नहीं सर, वो एक्टर अच्छे नहीं हैं। हबीब साहब डायरेक्टर के रूप में विख्यात हैं, एम के रैना भी डायरेक्टर के रूप में विख्यात हैं। तब एम के रैना फिल्मों में भी नहीं आए थे। तो और मैंने कहा जहां तक एक्टिंग की बात है तो मैं सीख जाऊंगा ना। तो बोले एक्टिंग सिखाया जा सकता है क्या किसी को, एक्टिंग करना। मैंने कहा सिखाया नहीं जा सकता तो एनएचडी में एक्टिंग का कोर्स क्यों खोला गया है। ऐसे मैंने सब उल्टे पुल्टे जवाब दिए और मेरा ही सिलेक्शन हो गया। वहां से निकला मैं, फिर उसके बाद मैं थिएटर करता रहा दिल्ली में। रामलीला किया मैंने, कृष्ण लीला किया, मजदूरों के साथ काम किया, डीसीएम में, दिल्ली क्लॉथ मिल्स में। वहाँ के मजदूरों का रंगमंच था, उसमें मैं प्लेस डायरेक्ट करने लग गया। मैंने मोलियर किया, ब्रेख्त किया, शेक्सपियर किया उनके साथ। मॉर्निंग में मैं मॉडर्न स्कूल दिल्ली में पढ़ाता था, अपने वसंत विहार ब्रांच है उनकी एक, जिसमें ये अमिताभ बच्चन जी के बेटे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन मेरे स्टूडेंट थे। अभिषेक 6th में पढ़ते थे और श्वेता 7th 8th में रही होंगी। तो ये सब दिन में मैं अपर क्लास के साथ रहता था, रात को मैं रहता था अपना लोअर क्लास के साथ, मजदूर के साथ, जो थके हारे टूटे फैक्ट्री में जी तोड़ मेहनत करके ड्रामा करने आते थे, उनके साथ मैं काम करता था। और दोपहर में मैं खाली था तो मैंने अपना एक ग्रुप बना लिया था जो मिडिल क्लास के बच्चों का था, लड़के लड़कियों का। ऐसा थिएटर करते 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 मैं कुछ साल गुजारे मैंने। फिर मुझे लगा कि अब मुझे और कहीं चलना चाहिए, तो मैं बम्बई आ गया 87 में। आते ही मैं श्याम बेनेगल से मिला, क्योंकि वो मेरे प्रिय निर्देशक थे और लकली वो उस समय भारत एक खोज बना रहे थे। तो मैंने उनको अपनी किताब भेंट की जो पब्लिश हुई थी नाटक की, बजे ढिंढोरा उर्फ खून का रंग, नौटंकी स्टाइल में लिखा था मैंने। तो उन्होंने उसको देखा, फिर बोला ठीक है, अभी आप ये स्क्रिप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आप डायलॉग लिख के कल आइए, ये स्क्रीन प्ले है। और वो अंग्रेजी में था, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब थी। फिर मैं आ गया, घर आया, रात भर बैठा, डिक्शनरी की मदद से पूरा मैंने देखा, उसको लिखा, और अगले दिन ठीक टाइम पे श्याम बाबू के पास पहुंच गया। श्याम बाबू ने कहा सुनाइए। मैंने सुनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आपने डायलॉग बड़े पोएटिक कर दिए हैं। मैं चाहता था रियलिस्टिक, जैसे लोग बात करते हैं ना वैसे डायलॉग हो। और फिर उन्होंने मुझे एक छोटी सी फिल्म दिखाई, रोमन फिल्म थी, उसमें कुछ सैनिक बात कर रहे थे। क्या देखो ऐसे बातचीत होना चाहिए, जैसे आम लोग बातचीत करते हैं। मैंने कहा सर मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जो आपने मुझे स्क्रीन प्ले दिया था, ये महाकवि भास का एक नाटक है, गुरुभंगम। तो चूंकि महाकवि का लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कविता में इसको ढाला है, काव्यात्मक बनाया है, लय है इसमें एक। तो उन्होंने 1 मिनट सोचा, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, फिर कोई चेंज मत करिए, जैसा आपने लिखा है वो बढ़िया है। मुझे बड़ी खुशी हुई।
यार ये डायरेक्टर जो है तो बड़ा कमाल का आदमी है। एक नए लेखक को जो आया है उसके पास काम के लिए, उसकी बात फौरन मान जाता है अगर उसमें तर्क है तो। और फिर मेरा श्याम बाबू से रिश्ता बन गया। फिर भारत एक खोज में मैं लिखता रहा और काफी उसमें मैंने डायलॉग लिखे। फिर उनके साथ कई सीरियल किए, फिल्में की। तो इस तरह से थोड़ी बहुत जो मैं बता सका वो मेरी ये यात्रा है। बहुत कुछ हम लोगों को जानने का अवसर मिला। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए भी संदेश था, और जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी आपके अनुभवों में बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि किस तरीके से टीचर को होना चाहिए और छात्रों को किस तरह से, जो छात्र नहीं पढ़ना चाहते उनको भी पढ़ाई की ओर आकर्षित किया जा सकता है। आप सच में शुरू से ही बहुत ही, मैं कहूँगी कि आपका ऐसा अवसर आपको मिला और आपका सौभाग्य कहा जा सकता है रहा कि आप शुरू से ही हबीब साहब के साथ काम कर पाए। और जो नाटक आपने संस्कृत का किया उस पर एक फिल्म भी बन गई है हाल में। मलयालम में एक डायरेक्टर है, उन्होंने इस फिल्म को बनाया है, तो वो अभी हाल में मैंने देखी थी और उस पर लिखा भी था। खैर, तो आपके विषय में, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में हम लोगों को बहुत कम जानकारी थी। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, लेकिन सृजन संवाद के जो श्रोता और दर्शक हैं उनके लिए शायद ये नई बातें थी, तो उनको काफी कुछ आपके विषय में जानने का अवसर मिला है। मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आशीष कुमार जी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो वो अशोक जी से पूछे। जी अशोक जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत दिलचस्प यात्रा का आपने अभी वर्णन किया, और खास तौर पे बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी रोचक इस लिहाज से भी है क्योंकि एक छोटे शहर से एक नौजवान निकलता है, और आपने बड़े विस्तार से अपने शिक्षा की यात्रा के बारे में भी बताया, जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा संदेश था और ऐसी बातें थी जिससे वो लोग रिलेट कर सकते थे। और फिर आप कैसे वहाँ से निकले और नाटकों के ज़रिए आपको एक रास्ता मिला, और फिर वहाँ से होते हुए एनएसडी और फिर टेलीविज़न और फिर सिनेमा, और जो सबसे हालिया आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि या बल्कि काम रहा है, जिसको जो कटहल फ़िल्म के तौर पे आया है, ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई अभी पिछले साल वो। तो वो एक बहुत दिलचस्प फ़िल्म थी, और आम तौर पे इस तरह की फ़िल्म देखने को नहीं मिलती है जिसमें पॉलिटिकल करप्शन भी है, सोशल रियलिज़्म भी है, और इन चीज़ों को आप पिछले लगातार 2-3 दशकों में अपने कामों में छूते रहे हैं। तो आपके करीब मेरे ख़्याल से आपने 5 दशक देखे फ़िल्म इंडस्ट्री के, इस मीडियम के। अगर दहाइयों में बात करें 80 का दशक, 90 का दशक और नई सदी के 3 दशक, तीसरा दशक ये चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एनएसडी से ओटीटी तक के इस दौर में एक स्क्रीन राइटर के तौर पे आपको क्या बदलाव दिखाई देता है? नई चुनौतियाँ क्या हैं? मैं चाहूँगा कि इसको आप अपने अनुभवों के साए में थोड़ा कुछ एनेक्डोट्स के ज़िक्र के साथ अगर बताएँ, तो कुछ समझने में मदद एनएसडी मिलेगी। एनएसडी से आपने कुछ कहा क्या? मैंने कहा एनएसडी से ओटीटी तक के सफ़र में जी 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 पिछले 5 दशक में जी एक स्क्रीन राइटर के तौर पे क्या बदलाव आया है? या एक स्क्रीन राइटर के लिए चुनौतियों में क्या बदलाव आया है? जी। मैं चाहूँगा पाँच कि दशक इसको पाँच आप दशक अपने तो अनुभवों पाँच के दशक साथ मैंने बताएँ। नहीं गुजारे हैं। 5 दशक मैंने नहीं गुजारे हैं। मेरे ख्याल से नहीं, मैंने 3। कहा 5 दशक इस लिहाज से अगर देखें कि 80 के दशक में भी आपने देखा, वो एक दौर था। अगर सिनेमा जी के जी इतिहास को दशकों में बाँटें, जी तो जी उस लिहाज से मैं समझ गया। 80 का दशक, देखिए 90 का दशक और 3 दशक जी के लिए। जी जी। जी एक तो बड़ा चेंज आया है टेक्नोलॉजी के विकास के साथ। जो टेक्नोलॉजी सिनेमा की जो बढ़ी है फिलहाल वो क्रमशः बढ़ती आई है। कैमरे तरह तरह के आने लग गए जिसकी वजह से सिनेमा का रूप बदलने लगा, शूटिंग करने का तरीका बदलने लग गया, एडिटिंग का पैटर्न बदलने लग गया, कंप्यूटराइज्ड होने लग गई चीजें। पहले कंप्यूटर नहीं था सिनेमा में, हुँ, हुँ, हुँ। टेक्निकल नहीं था सिनेमा ज्यादा। एक कैमरा होता था जिसमें शूट होती थी, उसका रील धुल के जब आता था तब पता चलता था कि उस ठीक शूट हुआ है कि नहीं हुआ है। एक हमारे दोस्त ने तो पूरी फ़िल्म शूट कर डाली थी और कुछ भी शूट नहीं हुआ था। ओह माय गॉड!
हाँ, और वो बड़ी घटना बन गई थी। मनमोहन जी शायद जानते भी होंगे इस घटना को। तो ये जो बदलाव अब बहुत इजी हो गया, मॉनिटर में आप देख सकते हैं, आप ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हैं। तो सिनेमा के जो टेक्नोलॉजी की वजह से सिनेमा में काफी चेंज आया है। दूसरा जो चेंज आया है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से आया है कि एक तरह का वैश्विक विस्तार मिला फट से सिनेमा को, फटाफट। पहले फिल्में दुनिया भर में दिखाई जाती थी, ये थी, उनकी चर्चा होती थी और बहुत लेट रिस्पॉन्स आते थे। अब आपको तुरंत रिस्पॉन्स आते हैं। कटहल को दुनिया में कई देशों में देखा गया, उसके सबटाइटलिंग की वजह से, डबिंग की वजह से। तो फ्रांस के, जर्मनी के और ब्रिटिश क्रिटिक ने उसके बारे में लिखा, कटहल के बारे में, जो कि बड़ी देसी फिल्म है, पर वहां के क्रिटिक्स ने भी इसको लाइक किया और तारीफें लिखी इसके बारे में। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है आर्ट का, और इजी हुआ है, बहुत इजीली आप जा सकते हैं दुनिया भर में। दूसरा, सिनेमा डेमोक्रेटिक हो गया है, बहुत प्रजातांत्रिक हो गया है। अब कोई भी फिल्म बना सकता है। अब फिल्म बनाना कुछ लोगों का काम नहीं रह गया। अभी देखिए, आप जो रील्स बनाए जा रहे हैं और जो तमाम छोटी शॉर्ट फिल्में बनाई जा रही हैं, उसमें कई बहुत अच्छी हैं। अब उनको ये नहीं लगता कि हमको बम्बई जाना चाहिए फिल्म में काम करने। उनको लगता है हम खुद हैं यार हीरो, और हम ही हीरोइन है, हम कर रहे हैं ना, और लोग देख रहे हैं दुनिया भर के। तो ये जो चेंज आया है, ये बड़ा चेंज है। अब कोई भी सिनेमा में दादागिरी उतनी नहीं रही। मैं देखता हूँ बघेलखंड के लोग बनाते हैं, बुंदेलखंड के लोग बनाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं। ठीक है, बहुत अभी उनको और आगे बढ़ना है, लेकिन वो तो रहा है सिनेमा। तो सिनेमा का ये दूसरा ये फायदा हुआ है। फिर ओटीटी के आने से स्टारडम को काफी असर पड़ा है। ओटीटी में स्टार की जरूरत उतनी नहीं होती है, तो स्टार अब सिर्फ सिनेमा थिएटर हॉल तक लिमिटेड हो गए हैं। वहां जो ऑडियंस आता है वो सिर्फ स्टार के अट्रैक्शन में आता है, और अगर उसको कहानी देखना होता है या कोई अच्छी चीज देखनी होती है तो ओटीटी में आता है। तो ये एक बड़ा फर्क आया है, क्योंकि स्टार वाली कहानियों में अब फिल्मों में अब कहानी नहीं रही। पहले स्टार वाली फिल्मों में भी कहानियां बहुत अच्छी होती थी। मनमोहन जी जानते हैं, विजय जी जानती हैं। एक तरफ तो हमारे महान डायरेक्टर थे, सज्जीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, राय साहब की इसका सिनेमा एक तरफ चल रहा था, श्याम बेनेगल, गुरुदत्त, राज कपूर, तरह तरह का सिनेमा आ रहा था और सब में बड़ी स्ट्रॉन्ग कहानी होती थी। कमर्शियल सिनेमा में भी सुजाता, बंदनी, पैगाम, मजदूर, मदर इंडिया, मुगले आजम, कितनी कहानियां, आप सब कहानियां याद हैं आपको। आज की फिल्मों में किसी की कहानी आपको याद नहीं रहती। ये फर्क आया है कि कहानी नदारत होती जा रही है। तो इस तरह से बदलाव आ रहे हैं। और दूसरा बदलाव आया है कि अब प्राइवेट प्रोड्यूसर्स खत्म हो गए। पहले जो प्राइवेट आदमी फिल्म बनाते थे, मेरे पास पैसा है मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो जी जान लगा देते थे फिल्म को बनाने में। अभी वो खत्म हो गया, अब कॉर्पोरेट आ गया है फिल्म मेकिंग में। अब वकील आ गया है, पहले वकील नहीं हुआ करता था सिनेमा में, अब वकील की भूमिका अहम हो गई है, एडवोकेट की, राइटर और प्रोड्यूसर के बीच में, कॉर्पोरेट के बीच में। हाँ, तो ये अब वकील, कानून आ गया है बीच में, वकील आ गए हैं। चलिए, अच्छा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनते हैं, पैसे मिलते हैं, लेकिन लेखकों का अभी भी बाकायदा शोषण जारी है, इतना मैं कह सकता हूँ। आपने एकदम सही कहा। तकनीकी से बहुत फायदे हुए हैं। पहले पूरी फिल्म शूट करते थे और अगर नहीं हुई तो पूरा नुकसान होता था। मेरा अपना एक अनुभव है, हालांकि वो कैमरे से है। मैं लखनऊ गई थी और मैंने अमृत लाल नागर जी का, उनके सानिध्य में बहुत सारी बातें की और बहुत सारे फोटो लिए। लेकिन उन दिनों जब पूरी रील हो जाती थी तब घर में ला करके धोते थे, धुलवाते थे और तब देखते थे।
जब जमशेदपुर लौट के मैंने देखा तो कैमरे में रील ढंग से लगी नहीं थी, तो सोचिए वो जो अफसोस है मुझे जिंदगी भर रह गया। आज की तरह मोबाइल कैमरा होता तो वो दिक्कत नहीं आती। और भी जो आपने कहा है कि फिल्म वैश्विक हो गई है, ये एकदम सही बात है। और छोटे छोटे लोग फिल्म बना रहे हैं, छोटी छोटी जगहों से प्रतिभा विकसित हो रही है, सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो कि एक सकारात्मक परिवर्तन है। जी जी जी। मैं चाहूंगी कि मनमोहन चड्ढा जो कि हमारे साथ हैं, जिनका थोड़ा सा परिचय मैंने पहले दिया है, वो सृजन संवाद के मेंबर्स हैं, इसलिए वो सबसे परिचित भी है। साथ ही साथ उनसे पहले 1 मिनट में बताना चाहूंगी कि फेसबुक लाइव से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। गीता दुबे, चंदा राव, कल्पना पंत, सुरभि विप्लव, जोबा मुर्मू, प्रमोद बर्नवाल, क्षमा त्रिपाठी, वीना कुमारी, कमलेश जी, वैभव मणि त्रिपाठी ने तो अभी यहाँ पर कमेंट ही किया है, आभा विश्वकर्मा, बीनू पांडे, वीना कुमारी, सुदीप साहू, मीनू रावत जी, इन सब का मैं स्वागत करती हूँ। ये लोग अपने कमेंट से हम लोगों को और उत्साहित करते रहते हैं। मैं चाहूंगी मनमोहन चड्ढा जी अपना प्रश्न रखें। मनमोहन जी। सभी को नमस्कार। मैं तो ये मानता हूँ कि ये बात मैं बिल्कुल सही अपने मन से कह रहा हूँ कि अशोक मिश्रा जो है, ये हमें पहले आदमी मिले हैं जो हमें अपने लगते हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में। वरना बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में तो हिंदी को बोलना और हिंदी को स्वीकार करना आज तक शायद बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं हिंदी फिल्में जरूर बनती हैं बम्बई में, लेकिन बम्बई हिंदी से पूरी तरह से विरक्त है और हिंदी की एक तरह से विरोधी है। तो एक पहले लेखक ऐसे हैं जो हमें ऐसे मिले हैं जो जिनसे हम एक स्तर पर बातचीत कर सकते हैं कि भाई ये हमारे अपने लेखक हैं। या उससे पहले शायद कमलेश पांडे थे, या गुलजार साहब भी, उनका एक अलग अंदाज रहा है। तो इनकी जो यात्रा है वो बिल्कुल अलग यात्रा है एकदम। और बहुत सारी दुविधाएं हमारी हैं कि इतना सब टेक्नोलॉजी के विकास के बाद भी और हम कहते हैं कि विश्व सिनेमा, लेकिन ऐसा कुछ मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता कि हम अभी भी जो कहानी कहने का स्तर है उसमें कोई नई जमीन नहीं तोड़ पाए हैं। और वो नई जमीन हम तभी तोड़ सकते थे जबकि हम बंबई से बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें आते। तो आपका जो, मैं एक तो पहली बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि श्याम बेनेगल के बारे में थोड़ा हमें और बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यूनिक हैं और उन्होंने उन जैसा तो फिल्मकार अभी तक नहीं हुआ है और कोई। तो आपने उन्हें बहुत करीब से देखा और बहुत अच्छी तरह देखा। तो मैं इस चीज को आश्चर्य करता हूँ कि श्याम बेनेगल को कौन सी चीज है जो श्याम बेनेगल बनाती है। जैसे पहली बात तो आपने ये कही कि जो उनका स्वीकार भाव आप देखा आपने पहली उसमें मुलाकात में, वो शायद उनकी बहुत बड़ी बात थी कि वो कभी भी एक तरह से क्या कहते हैं कि डायरेक्शन करते टाइम इस तरह की ईगो से नहीं बनते थे जो बहुत ज्यादा डायरेक्टर बन जाते हैं। तो फिर भी श्याम बेनेगल मुझे तो चमत्कृत करते हैं कि किस तरह से सादेपन से वो फिल्म बनाते थे, लेकिन उनका कहानी कहने का जो अंदाज था उसके बारे में हमें और बताइए कि वो उनके कुछ गुणों के बारे में बताइए जो आपने नजदीक से देखे उनके। देखिए, श्याम बाबू तो मुझे लगता है कि समुद्र जैसे हैं, जिनके अंदर जितना आप डूबे उतनी आप चीजें निकाल सकते हैं। मैं करीब 30 साल उनके साथ मैं रहा और 30 साल में मुझे लगा जैसे कोई किताब है जिसको मैं पूरा नहीं पढ़ सका। और मुझे वो बहुत ज्ञानी आदमी थे, जैसा कि एक डायरेक्टर को होना। जैसे संजीत रे ज्ञानी थे, मृणाल सेन ज्ञानी थे, ऋत्विक घटक ज्ञानी थे। ये ज्ञानी लोगों में से हैं। श्याम बेनेगल कोई ऐसे डायरेक्टर नहीं थे जो पढ़े लिखे ना हो।
उनको साहित्य का अच्छा ज्ञान था। वो हिंदी नहीं पढ़ पाते थे पर हिंदी के बारे में बहुत सजग थे। हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द जानते थे जो शायद मैं न जानता हूँ। तो ज्ञानी गुणी आदमी थे, आप किसी भी विषय में उनसे बात कर सकते थे। जैसे कभी पूछे श्याम बाबू सिगरेट का इतिहास क्या रहा है हिंदुस्तान में, तो पूरा सिगरेट का इतिहास आपको बता सकते थे कि पहले केवंडर आई, तो पहले चार मीनार फिर आई, फिर ये आई। क्वाइंस का इतिहास बता सकते थे। वो जापानी डांस के बारे में, ड्रामा के बारे में आपको बता सकते थे। वो साउथ कोरिया के म्यूजिक के बारे में बता सकते थे। कोई विषय ऐसा नहीं था। वो मेडिकल साइंस के बारे में बता सकते थे। और कभी कभी मैं बैठा रहता था उनके ऑफिस में, तो घर से उनके कुक का फोन आता था, तो श्याम बाबू उसको बताते थे कि किस तरह से चिकन बनाना है आज और उसमें क्या क्या डालना है। मतलब कुकिंग का भी उनको एक अच्छा नॉलेज था। तो बड़े कंप्लीट इंसान थे। दूसरा, बहुत सहज और सरल इंसान थे। कोई आडंबर नहीं, सबके लिए उनके दरवाजे खुले रहते थे। यहाँ आप डायरेक्टर से मिलना चाहें तो बड़ा, पहले उनके असिस्टेंट से मिलो, पहले तो अरमान से मिलो, असिस्टेंट से मिलो, फिर उससे मिलो, फिर अंत में कहेंगे कि नहीं अभी तो नहीं मिल सकते, आप बाद में आइए। लेकिन श्याम बाबू के साथ ऐसा नहीं था। अगर वो बहुत बिजी किसी काम में नहीं है तो हर किसी से मिलते थे। वो स्ट्रगलर से, राइटर से, तरह तरह के लोग आते थे उनके पास और बाकायदा सबको अच्छे से अटेंड करते थे। तो ये खुले दिल के आदमी थे, सहज और सरल थे, इसलिए उनका सिनेमा भी सहज और सरल है। राजनीतिक दृष्टि उनकी बड़ी साफ थी। पॉलिटिकल जो व्यू होना चाहिए एक डायरेक्टर के अंदर, उसके बिना वो, ऋत्विक घटक कहते हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल व्यू नहीं है कुछ, तो आप अच्छा काम सिनेमा बना ही नहीं सकते। तो उनका पॉलिटिकल व्यू बहुत अच्छा था, बहुत साफ था। औरतों के बारे में उनके विचार बड़े अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। तो मैंने उनके साथ जो काम किया तो मैंने देखा कि आदमी हंसने हंसाने में माहिर है। तो मैंने जो काम किया, समर एक फिल्म के लिए उन्होंने मुझसे कहा लिखने को, तो मैंने उसको कहा लिखता हूँ सर। और मैंने कहा सर मैं दुख भरी कहानी को, दलित अत्याचार की कहानी, कौन देखना चाहेगा इसको, तो मैं इसको हंसते हंसाते ढंग से लिखूं क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। और वो दुख भरी कहानी आप देखिए हंसते हंसाते कही गई है, कहीं भी उसकी गंभीरता कम नहीं हुई है। वो एक तरह का व्यंग है। फिर वही मैंने वेलकम टू सज्जनपुर में किया। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को इस्तेमाल किया, सटायर को इस्तेमाल किया। तो उनका कमाल के सजेशंस होते थे और स्क्रिप्ट में, यहाँ पे ऐसा कर दो, यहाँ पे ये कर, जहां तक मेरा दिमाग नहीं पहुंचता था वहां तक वो मुझे पहुंचा देते थे। जैसे सज्जनपुर लिखते समय उन्होंने कहा कि अशोक इसको इस पे फोकस करो कि शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों का शोषण कैसे करते हैं, इस पे फोकस करो इस कहानी का। मैं पहले लिख रहा था कि एक प्रेम कहानी है, एक लेटर राइटर लोगों की चिट्ठियां लिखता है। उन्होंने उसमें एक कहा कि नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लो इसको कि अशिक्षा के क्या नुकसान होते हैं। तो वो फिल्म, उसका सोशल वैल्यू बहुत बढ़ गया व्यंग और इसके साथ। और जीवट का आदमी, लगन से काम करने वाला आदमी, हमेशा संघर्षशील देखा मैंने उनको। कभी मैंने उनको नहीं देखा कि बहुत लग्जरी में काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छा खाना शूटिंग में सबको खिलाते थे, आने जाने का अच्छा इंतजाम कराते थे, रहने का अच्छा इंतजाम कराते थे यूनिट का। लेकिन वो बहुत संघर्षशील रहे। कभी उनके पास इतना इफरात पैसा नहीं हुआ कि वो इफरात फिल्म, बड़ी फिल्म बनाए। जुबेदा आप कह सकते हैं, ये एक थोड़ी सी बड़ी फिल्म है, या जुनून कह सकते हैं थोड़ा बहुत। पर हमेशा उनका सिनेमा अपने तरह का सिनेमा था। उन्होंने कभी कमर्शियल सिनेमा के जबड़े में नहीं फंसे हो, कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे वो। और उनका सिनेमा इसीलिए अद्वितीय है, जैसा कि मनमोहन जी ने कहा। वेलकम टू सज्जनपुर के बारे में
हम एक बार उनके ऑफिस पहुंचा, मैं तो वो बड़े खुश थे। मैं कहा क्या हुआ शाम, वो बड़े खुश हैं आप? दीपा मेहता का फोन आया था मेरे को कनाडा से, जो सज्जन डायरेक्टर। तो मुझे बहुत जबरदस्त, जी 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 और एक एक्टर भी ऐसा लिया जो बहुत साधारण एक्टर, जी जी कोई वो स्टार भी ले सकते जी जी। थे कुछ। दीपा, और एक ऐसा विषय जिसपे हम हमेशा याद करते हैं कि पोस्ट ऑफिस के बाहर कुछ लोग बैठे रहा करते थे और लोग उनसे चिट्ठियां लिखाया करते थे। जी 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 एक ऐसे विषय को उठाना और फिर उसे इतनी ऊंचाई तक ले जाना जी कि जी जी पूरा राजनीतिक भ्रष्टाचार और हर चीज दिखा देना, जी ये जी सब आपने जिस तरह का, तो मैं सोच रहा था कि वो बहुत ही एक जी जटिल मतलब भी थे वो अंदर से बहुत, जी जी जी। शायद। वो सज्जनपुर के बारे में बड़े खुश थे। वो कहा क्या हुआ? बोले दीपा मेहता का फोन आया कनाडा से, कि मेरी तबीयत खराब थी श्याम, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप खुश रहिए। तो मैंने सज्जनपुर लकली देख ली, तो मैं बड़ी खुश हो गई, खूब हंसी मैं। अब मेरी तबीयत में काफी सुधार है। तो मैं कहा श्याम बाबू, मैं भी आपको एक खुशखबरी देता हूँ कि कल मैं टीवी में शीला दीक्षित का इंटरव्यू देख रहा था, जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, और बड़ी सिनेमची थी वो, सिनेमा खूब देखती थी शीला जी। और रात को सेकंड शो जाती थी वो, ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। तो गए उनसे, टीवी पत्रकार ने पूछा कि आपने कौन सी फिल्म देखी है भाई हाल फिलहाल? तो उन्होंने कहा कि वेलकम टू सज्जनपुर, और कोई ऐसी फिल्म बताइए जो आप बार बार देखना चाहती हैं। तो बोले वेलकम टू सज्जनपुर। तो श्याम बाबू और खुश हो गए। तो इस तरह से, अच्छा, उनका काम करने का ढंग ऐसा था कि उनके काम का कोई बुरा नहीं मानता था। वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रहते थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का समर्थन कर रहे हों या बीजेपी का विरोध कर रहे हों या कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन, ऐसा नहीं था। वो इस सबसे ऊपर थे, और इसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उनको बड़ा लाइक करते थे, उनके काम की इज्जत करते थे। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ समर रिलीज नहीं हो पाई। क्यों रिलीज नहीं हो पाई, मुझे आज तक नहीं मालूम। इतनी अच्छी फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म का, मुझे नेशनल अवार्ड मिला जिसके लिए, और राष्ट्रपति नारायणन साहब को फिल्म इतनी पसंद आई थी कि राष्ट्रपति भवन में उन्होंने शो कराया। हम लोग गए वहां, और राष्ट्रपति जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। अब कुछ समय के बाद कोई आदमी हाथ न छोड़े आपका, और वो राष्ट्रपति हो, तो आपकी तो हालत खराब होने लगती है। अब मुझे समझ नहीं आता, मैं हाथ छुड़ा लूं, क्या करूं मैं? प्रोटोकॉल हो जाता। तो उनको फिर बड़ी पसंद आई, क्योंकि वो दलित थे। और उस समर से जुड़ी मैं एक और बात बता के अपनी बात रोकूंगा कि हम लोग उसके, उन्होंने कहा किस गांव में शूट करें, फिल्म विद इन फिल्म फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट किया था उस कहानी को, फिल्म के अंदर फिल्म। एक बम्बई से लोग जी। यूनिट गई है शूटिंग करने एक दलित अत्याचार की घटना। तो जो दलितों पे अत्याचार हुआ है उसका रोल बम्बई के एक्टर कर रहे हैं, और वहाँ दलित जो रियल में है उनके रोल भी मुंबई के लोग कर रहे हैं, रघुवीर यादव और सीमा विश्वास थे। और जो सचमुच में दलित जिनके साथ अत्याचार हुआ है वो शूटिंग देख रहे थे। तो कई लेयर की फिल्म थी वो, उसके स्क्रीन पे में कई लेयर था, जिसमें श्याम बाबू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आप तो सही कह जी, फिर समर के साथ एक बता छोटी रहे घटना हैं। और सुनिए, एक हाँ, छोटी घटना और सुन लीजिए कि हम लोग के गांव, किस गांव में शूटिंग करें। मैंने कहा उसी गांव में जहाँ घटना हुई है। तो बोले श्याम बाबू बहुत जागरूक आदमी थे, बोले नहीं 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 नहीं, उस वो घटना दलित अत्याचार की अभी हाल फिलहाल वहाँ हुई है, 1 साल 1.5 साल हुआ है, हम वहाँ फिर से शूटिंग करेंगे तो उनके घाव फिर से ताजे हो जाएंगे, तो वहाँ शूटिंग कभी नहीं करना चाहिए। मैं कहा ठीक है श्याम बाबू, चलिए गाँव ढूंढते हैं। तो हम लोग भोपाल गए, भोपाल से हम टैक्सी से गाँव ढूंढते घूम रहे थे, और वो नौतपा के दिन थे, 9 days ऑफ सुपर हिट। उसमें हम लोग कार से चले जा रहे थे, एक जगह चाय वाय पीने के लिए कार रोकी गई, और वहां पानी की टंकी थी एक ऊंची। तो मैं उस टंकी में चढ़ गया लोहे की सीढ़ी से, और ऊपर से मैं गांव देखने लगा। तो मुझे एक गांव दिखा। मैंने कहा श्याम बाबू एक गांव बहुत बढ़िया दिख रहा है। बस इतना सुनना था कि श्याम बाबू भी लोहे की सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए। पद्मश्री, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर,
तपती दोपहरी में लोहे की सीढ़ियां चढ़ के टंकी के ऊपर आ रहा है, देखिए, जबकि डायरेक्टर एसी रूम से बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल ऐसे जीवट के इंसान थे वो। जी आपने जो समर की बात बताई, फिल्म में फिल्म है, तो मुझे मृणाल सेन जी की फिल्म याद आती है जो उन्होंने अकाल इस एक संग्रामी। जी जी हाँ, जी जी हाँ, काल के ऊपर बनाई। जी यहाँ दर्शकों से एक प्रश्न है आपके लिए। जी क्षमा त्रिपाठी पूछ रही हैं, जी। आपने कटहल लिखी, क्या टाइटल भी आपने ही दिया था? और अगर आपने नहीं दिया था तो आप कौन सा टाइटल देते फिल्म के लिए कटहल के अलावा? जी जी। ये फिल्म दरअसल मेरे बेटे ने बनाई है, यशोवर्धन मिश्रा नाम है, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है और ओके। उसकी डेब्यू फिल्म है ये। उसका ही आइडिया था, उसी ने ये घटना पढ़ी थी कि दिल्ली में एक एमपी के घर से 2 कटहल चोरी चले गए, तो उसने पूरी पुलिस लगा दी। उसने कहा कि इस पे फिल्म बना सकते हैं हम लोग, क्या डेवलप कर सकते हैं? मैंने कहा आइडिया बहुत अच्छा है, अगर इसको प्रॉपर डेवलप किया जाए। वो हम दोनों ने मिलके लिखा है। अच्छा, इसका कटहल टाइटल की जो बात है वो कटहल ही सबसे दोनों को पसंद आया। फिर मैंने कहा कि इसका टाइटल कच्चा कटहल पक्का कटहल भी हो सकता है, तो उसको अच्छा लगा। फिर उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, कटहल ही ठीक रहेगा, और फिर कटहल ही टाइटल उसका हो गया, जो वर्क करता है। लोगों को ताज्जुब होता है कि कटहल क्या, कटहल से क्या फिल्म बनाएंगे। तो किसी ने पूछा भी कि आप कटहल पार्ट 2 कब बना रहे हैं, तो मेरे बेटे ने कहा कि हम कटहल पार्ट 2 बनाने के बजाय अगली बार लौकी बनाएंगे, फिर कुमड़ा बनाएंगे। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, यशोवर्धन का। करेले पर भी बना डालिए तो। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। जी, और अभी मैं नहीं। समझता हूँ क्षमा त्रिपाठी को अपना उत्तर मिल गया है। जी जी और जी, बहुत इंटरेस्टिंग कार्यक्रम चल रहा है और सब लोगों को जानकारियां भी मिल रही हैं, फर्स्ट हैंड अनुभव से हम लोग रूबरू हो रहे हैं और इतनी बड़ी शख्सियत से हम लोग इसमें मुखातिब हैं। मैं चाहूंगी कि अगला प्रश्न अमरेंद्र कुमार जी की ओर से आए तो बात आगे बढ़ेगी। अमरेंद्र जी। जी जरूर। मैं जब ये मुझे मालूम हुआ कि अशोक जी से बात करनी है तो दो तीन तरह के ख्याल पहले तो आए। पहला ख्याल यह है कि मैं इस तरह के प्रश्न पूछूं जो बहुत ही आधारभूत हो और जिन आधारभूत प्रश्नों से कोई फिल्मकार गुजरता है, और ये इसलिए भी कि जो दर्शक हैं और जो श्रोता हैं और जो फिल्म का अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापन कर रहे हैं, उनको उस रास्ते कोई जानकारी अशोक जी के माध्यम से मिले। तो इसी सिलसिले में मेरे जहन में आपकी बातचीत सुनते हुए यह आया कि आपके पास थिएटर का अनुभव है और सिनेमा का अनुभव है। एक तरफ आपने हबीब साहब के साथ काम किया और दूसरी तरफ आप श्याम बाबू के साथ भी काम कर चुके हैं। हबीब साहब यहाँ वर्धा आए थे और उन्होंने अपना मशहूर नाटक यहाँ पर खेला था और हम लोग को मौका मिला था कि उनके साथ रह करके इस नाटक को देखें। तो मुझे ये जानना है कि हबीब साहब से ऐसी क्या चीज थी जिसे आपके चिंतन क्षेत्र को प्रभावित किया और जिसको लेकर आप आज तक उस बात को नहीं भूलते हैं, और श्याम बाबू की ऐसी क्या सी कौन सी बात थी? तो ये हबीब साहब से श्याम बाबू तक की यात्रा में आपके सिने व्यक्तित्व पर ऐसी कौन सी चीज आई जो दोनों में संश्लेषण करती है, एक। और दूसरा, जो हबीब साहब और श्याम बाबू का संश्लेषण यदि आपके चिंतन क्षेत्र में है तो उसका प्रभाव सिनेमा पर किस तरह से आपने प्रस्तुत किया, और पटकथा लिखते हो, सिनेमा की पटकथा और नाटक जो है उसकी कथा, इन दोनों कथाओं में किस तरह की भिन्नता पाते हैं या दोनों में क्या ऐक्य है, इस संदर्भ में भी आप अपनी बात रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद एक दो और प्रश्न है जो मैं इसके बाद चाहूंगा पूछना आपसे। देखिए, हबीब साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बहुत
संघर्ष करते थे। एक ड्रामा कंपनी चलाना, और वो ड्रामा कंपनी में कोई ऐसे सस्ते नाटक नहीं खेलना कि कुड़ी जवान थे गवाड़ी परेशान, ऐसे दिल्ली में बहुत नाटक चलते थे, या अदरक के पंजे, ऐसा नहीं करते थे। वो क्लासिक्स को करते थे, और उनकी मंडली में 40-50 लोग होते थे। सबको पालना पोसना, सबके रहने ठहरने खाने पीने का इंतजाम करना, और पूरे टीम को लेके टूर करना इधर उधर, कोई आसान काम नहीं था। तो बड़ा संघर्ष करते मैंने उनको पाया। एक बार वो रायपुर आया तो वो गुड वुमन ऑफ सेजवान कर रहे थे, शाजापुर की शांति बाई के नाम से। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अशोक, मैं रायपुर आया हुआ हूँ, मुझे रिहर्सल स्पेस नहीं मिल रहा है, तो ढूंढो। तो मैंने और मेरे एक दोस्त आनंद ने, हमने उनका एक स्कूल में रिहर्सल का इंतजाम करा दिया। अब वो वहाँ रिहर्सल करने लग गए। अब बारिश के दिन थे तो भयानक बारिश होने लग गई, और लाइट चली गई। तो अब क्या करें क्या करें क्या करें। थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई, तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ और मोमबत्तियां लेके आओ, लालटेन मिले तो लालटेन लाओ। तो हम लोग लालटेन और मोमबत्ती ले आए। फिर लाइट चली गई तो लालटेन और मोमबत्ती में रिहर्सल कर रहे हैं। फिर पानी गिरा तो ऊपर छत से पानी टपकने लग गया जहाँ रिहर्सल कर रहे थे, और हबीब साहब जहाँ बैठते थे वहां पे भी टपकने लग गया। तो वो छाता लगा के रिहर्सल कराते रहे। तो मैंने ये सब देखा कि अरे यार, एक डायरेक्टर इतना बड़ा, तब भी वो पद्म विभूषण थे, उनको रिहर्सल की जगह नहीं मिलती थी। तो आम रंगकर्मियों की क्या वो है। मैं समझती हूँ कुछ टेक्निकल गड़बड़ी है। सिग्नल की शायद। जी जी, ऐसा लग रहा है। बहुत जी दिलचस्प बात हमारे बता रहे थे वो। साथ, हाँ जी हाँ, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ प्रमोद बर्नवाल जुड़े हैं, जो सृजन समाज के मेंबर हैं, और उन्होंने श्याम बेनेगल पर पीएचडी की है। उनका भी एक प्रश्न है यहाँ पर। और प्रदीप मिश्रा जी वेल डन अंबाकी को बेहतरीन फिल्म बता रहे हैं। आज की चर्चा तो बहुत ही अच्छी चल रही है। उनका शायद सिग्नल टूट गया है लग रहा है, मेरे ख्याल से जल्दी ही लग जाएगा। या और आज तो दर्शकों की संख्या भी पर्याप्त हमारे पास, शायद ये एक देखिए जी बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, मतलब हबीब तनवीर का जिक्र किया और श्याम बाबू का जिक्र किया। जी और जो हम कहते हैं कि गुर्बत में ही कला निखरती है किस तरह से, और ये लोग ऐसे समर्पित कलाकार रहे हैं जो कि इनका नाम इतना बड़ा रहा है, और उसके पीछे की क्या, उनके व्यक्तित्व का क्या पहलू रहा है, काम करने का क्या तरीका रहा है, या काम को लेके क्या अप्रोच रही है, तो हमें समझ में आता है कि इस तरह से 1-to-1 जो एक्सपीरियंसेस हैं, अशोक जी जैसा कि बता रहे थे कि ये लोग क्यों इतने महान कलाकार हैं। जैसे हबीब तनवीर का उन्होंने बताया कि उस समय भी जब वो पद्म विभूषण थे तो उनको प्रैक्टिस रिहर्सल करने की जगह नहीं मिल रही थी, और इन लोगों ने जैसे तैसे इंतजाम किया, जहाँ बिजली नहीं है, छत टपक रही है, और उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं, उसके काम निर्बाध रूप से वो जारी है। तो ये संघर्ष है, लेकिन उसको, उस संघर्ष का कोई ग्लोरीफाई नहीं करते हैं ये लोग कभी, या किसी इंटरव्यू में या किसी पब्लिक स्पीकिंग में कि हमने ऐसे किया और वैसे किया। वो उनकी साधना है, वो उसका हिस्सा है, असल उसको में किसी अन्य रूप में लेते भी नहीं है। ये जुनूनी लोग इसी तरह काम करते हैं। तो काम का जुनून यही मतलब अप्रोच होता है, काम ऐसे जी, ही होता है। और और जो कुछ लोग लोग उनके साथ काम करते हैं जी उन्हीं का काम असल में काम जैसा हो जाता है। वो भले अपने मुंह बिल्कुल से नहीं तारीफ करें, लेकिन बाकी बिल्कुल लोग तो उसको देखते ही हैं और उससे बात करते ही हैं। तभी तो आज हम उनका बिल्कुल। नाम ले रहे हैं जी। तो ये हबीब बातें तनवीर सुनना अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग है, बड़ा इंस्पायरिंग है हमारे जैसे सब तमाम लोगों के लिए, जी कि जब छोटी-छोटी उपलब्धियों को, और आज के सोशल मीडिया के दौर में हम लोग बड़ी-बड़ी बातें लिख के उसका बखान करते हैं, और कि हम कौन हैं और क्या हैं और क्या हासिल किया।
और ये लोगों ने क्या क्या काम कर दिया, जिसके बारे में इनके जाने के बरसों बरस बाद पता लगता है कि क्या इनका काम को लेकर अप्रोच था और क्या तरीका था, और हम उनकी कहानियां सुनते हैं और फिर एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो वाकई एक हबीब बड़ी बात है, बहुत जी, दिलचस्प हबीब बातें हैं अली जानने जी की। को एक बार मुझे उनका नाटक देखने का मौका मिला, रक्त करनी, उनकी बेटी जी ही एक्टिंग भी कर रही थी, तो जी पूरे समय वो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जब जी नाटक खत्म हो गया जी तो वो जब मंच पे गए, उनकी आवाज जो थी वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उनकी हाँ आवाज में इतना मतलब क्या कहूँ, इतनी गंभीरता और इतना वेट था कि वो आवाज आज भी कितने बरस हो गए लेकिन मेरे कानों में सुनाई देती है। आ गए मुझे अशोक जी, लगता आ है गए अशोक हैं। जी आ गए। जी जी हाँ, अशोक जी, जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें। और वेल डन, अब्बा की लोग तारीफ कर रहे हैं। प्रमोद जी ने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था जो आवाज नहीं आ रही विजय जी आपकी। बाकी लोग तो सुन पा रहे हैं, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। आपके यहाँ हेलो। देख, तो नहीं। आपको सुनाई दे रही है, बाकी लोगों को सुनाई दे रही है? आशीष जी हाँ मेरी, हाँ हाँ जी सर, जी, मुझे मुझे बिल्कुल आ रही है, आप दोनों की आवाज आ रही है बल्कि। जी जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है अशोक जी, आप बोलिए, हम लोग आपको सुन रहे हैं, हेलो। प्लीज। हम्म। जी जी अशोक जी आप बोले। अशोक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आशीष बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं आ रही उनको। हेलो। हाँ जी, आपकी जी आवाज अशोक आ जी रही है। आवाज आ रही है आपको? कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? मुझे आ आप रही है। लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बोलिए। हाँ, लेकिन आपकी आ रही हमें है। सुनाई दे रही है मैसेज आपकी आवाज। मैं, बोलूं? जी हाँ हाँ, हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ आ तो रही है। टेक्नोलॉजी है मेरी। लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी, तो अच्छा मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। मैं कह रहा था कि हबीब साहब को मैंने संघर्ष करते हुए देखा, बहुत संघर्षशील निर्देशक थे वो। और अ, बड़े कोई उनमें उस तरह का ऐब नहीं था। ऐब मतलब कि अपने को बहुत बड़ा समझना। वो भी अपने गांव वालों के साथ मिले जुले थे, मिले घुले थे। और उनकी रिहर्सल, मैं जब एनएसडी में पढ़ रहा था तो संडे को मैं चला जाता था उनकी रिहर्सल देखने। वो जेएनयू के पास कहीं उनको जगह दी गई थी जहां वो रिहर्सल करते थे अपनी और रहते थे, तो वहां चला जाता था मैं। तो मैं देखता था कि कई बार उनके कलाकारों के साथ उनका जबरदस्त झगड़ा हो जाता था। तो गुस्सेल तो थे हबीब साहब, जो श्याम बेनेगल में बिल्कुल नहीं था। श्याम बेनेगल बिल्कुल गुस्सा नहीं करते थे, हबीब साहब को बहुत गुस्सा आता था। तो उनका और उनके कलाकारों का बहुत जबरदस्त झगड़ा हो जाता था, गाली गलौज होने लगती थी। वो हबीब साहब को गालियां दे रही हैं औरतें, हबीब साहब उनको गाली दे रहे हैं। और उसके बाद फिर 10 मिनट होता था, हबीब साहब अपना सिगार पीते थे एक, और उन लोग भी थोड़ा कूल होते थे, कहते हाँ शुरू करो, कहाँ थे हम लोग। और फिर रिहर्सल शुरू हो जाती थी। और इतना वो ऐसा काम करते थे कि जीवन से जुड़ा हुआ काम। जैसे कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अब उसका डायलॉग आ गया, तो बच्चे को दूध पिलाते पिलाते आके खड़ी हो जाती थी और डायलॉग बोलने लगती थी। कोई सब्जी छौंक रही है तो सब्जी छौंकते हुए डायलॉग बोल रही है वहां बैठे बैठे। यानी एक जीवन का पार्ट बना दिया था उन्होंने नाटक को, लाइफ का एक हिस्सा था नाटक। और एक बड़ा बोझ अपने सिर पर लादे रहे वो हमेशा, कलाकारों का, इसका उसका। दुनिया भर में अपने कलाकारों को लेके गए। और एक बार बता रहे थे कि हम लोग एक प्ले करने जा रहे थे, तो एक बूढ़े आदमी को मैंने कास्ट कर लिया। अब वो जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे और हवाई जहाज में बैठने लग गए, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा। बोला डर लगा थे, मैं नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं।
अरे चलना जी, कैसे नहीं जाबे, जब तो टिकट हो गया है, कैसे नहीं जाबे, मैं नहीं जाऊं बाबा, मोला माफ करो, मोला जान दो। और भागने लग गया इधर से उधर एयरपोर्ट में। तो कहे उनको पकड़ना, समझाना उसको, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये हबीब साहब के काम करने का ढंग बड़ा निराला था, संघर्ष के साथ। दूसरी तरफ श्याम बाबू, कभी मैंने उनको गुस्सा होते नहीं देखा। और दूसरा, उनका ईगो बिल्कुल नहीं था श्याम बाबू का, अहम नहीं था और गुस्सा नहीं था। कई बार मैं उनसे झगड़ा कर लेता था। कई ऐसे मौके आते थे, कहीं कोई शब्द बदल रहे हैं अगर एक्टर, तो मैं कहा कि नहीं, ये शब्द नहीं बदला जाएगा। और एक्ट्रेस ने कहा कि नहीं, ये शब्द मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। तो मैं कहा, आप भाषा सीखिए, आप कंफर्टेबल क्यों नहीं है? ये एक्सप्रेशन किसी दूसरे शब्द में नहीं आ सकता, पर उसने शब्द बदल दिया। श्याम बाबू ने भी देखा कि एक्ट्रेस है और ये अगर इसको ज्यादा रोकेंगे तो ये कर नहीं पाएगी, गड़बड़ होगा, उन्होंने उसको करने दिया। पर शाम को वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अशोक, क्या तुम समझते हो कि वही शब्द होना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम सही कह रहे हो, तो कल हम दोबारा शूट कर सकते हैं। अब बताइए मेरी क्या औकात थी उनके सामने। लेकिन उन्होंने उसको समझा बात। मैंने कहा नहीं नहीं श्याम, वो बिल्कुल ठीक, आपने ठीक, वो चल जाएगा शब्द, ऐसा भी नहीं कि वो न चले। तो ये ऐसे ऐसे मतलब दूसरों की बातों को मानना। एक बार हम लोग समर की शूटिंग के बाद होटल में वो ठहरे थे, वहां हम लोग सब कोई शाम को जाते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, ड्रिंक करते थे। तो बातचीत होती रही। अगले दिन सवेरे उन्होंने एक धुला हुआ रुमाल तह किया हुआ मुझे दिया कि अशोक, कल रात को तुम सर्दी से भरा हुआ, नजले से भरा हुआ अपना रुमाल छोड़ गए थे, मैंने उसको धो दिया है, सुखा दिया है, और ये लो। मैं कहा, श्याम बाबू, मुझे सर्दी नहीं हुई है और मैं रुमाल भी नहीं रखता, मैं टिश्यू पेपर लेके काम चला लेता हूँ, तो रुमाल भी मेरा नहीं है। तो कहे, अच्छा तुम्हारा नहीं है तो पता लगाओ किसने छोड़ा, असीम ने छोड़ा क्या, या राजन ने छोड़ा क्या, पता लगाओ, रवि झाकल का तो नहीं है। अब देखिए, एक डायरेक्टर रुमाल धो के क्यों ला रहा है भाई? क्या उसको गरज पड़ी है रुमाल धोने की? वो मतलब मिसाल पेश करते थे, लीड बाय एग्जाम्पल बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो वो किसी पे थोपते नहीं थे अपनी लीडरशिप, पहले वो उसकी मिसाल बन जाते थे, तो ऑटोमेटिक लोग वैसा होने, उनको मानने लगते थे। और बड़े किसी को दुखी नहीं करना, स्पॉट बॉय को भी उतना ही प्यार करना जितना है हीरो को, सब लोग उनसे खुश। कभी किसी को डांटते भी थे तो बहुत प्यार वाली डांट होती थी। तो ये खूबियों वाला निर्देशक, इसीलिए उनका सिनेमा सबको प्यारा है, क्योंकि वो बहुत प्यारे इंसान थे। आप जैसे होंगे वैसे ही आपका सिनेमा होगा। आप उदार होंगे तो आपका सिनेमा उदार होगा, सरल होंगे तो सरल होगा। गुस्सैल लोगों का सिनेमा भी गुस्सैल होता है। जो आजकल वायलेंस का सिनेमा बन रहा है, वो यकीनन रात दिन यही सोचते रहते होंगे कि कल किसको कैसे मारा जाए, कहाँ से पटका जाए, यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, उसको बुलाओ ना, वो अच्छा पिटाई करेगा। मतलब उनकी सोच में ही हिंसा आ गई होगी। और श्याम बाबू कभी हिंसा विंसा पे यकीन नहीं करते थे, कहानी पे यकीन करते थे, अच्छी अच्छी कहानियां कहो जी। तो मेरे ऊपर जो असर पड़ा, इन दोनों का बड़ा अच्छा असर पड़ा। तीसरा मुझे बड़ा अच्छा असर पड़ा सईद मिर्जा का, जो ड्रामा और फिल्म की बात भी सवाल में आया था शब्द, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जब मैं आया, ड्रामा स्कूल से आया था मैं, और सईद के साथ फिल्म लिखना था, तो उन्होंने मुझे कभी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाने गए थे स्क्रीन प्ले, तो उन्होंने एक चार्ट बनवाया था। उस चार्ट में कुछ पॉइंट लिखवाए थे और वोटिंग करवाई थी, लड़के की कहानी हो कि लड़की की। ज्यादातर स्टूडेंट ने कहा लड़की की, तो उसमें लड़की की कहानी लिख दिया गया। फिर हिंदू हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो कि सिख हो, लड़कों ने ज्यादा वोट पड़े मुस्लिम हो, तो उसमें मुस्लिम लिख दिया गया। उसके घर में कौन कौन है,
तो वो लिख दिया गया कि दादा जान है, ये है, ये है। अब एक चार्ट था वो, उन्होंने कहा ये मैं तुमको दे रहा हूँ, इससे कोई कहानी बना सकते हो क्या? तो मैं कहा श्याम सही साहब, ये बड़ा मुश्किल टास्क है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। वो मेरी पहली फिल्म थी लिखने को जो ऑफर हुआ था, तो मैं कहा मुझे वक्त दीजिए आप कुछ, और मुझे कुछ एडवांस दीजिए पैसे। तो बोले हाँ 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 करके उन्होंने मुझे 10,000 रुपये एडवांस दिए उस जमाने में, और 40,000 में सौदा तय हुआ नसीम का। काफी पुरानी बात है, फिर भी तो मैं लिखता रहा 1 महीने तक लिखा मैंने उसको, और पूरी जी जान लगा दिया मैंने, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी। और मैं सुनाया उनको, मैंने जब जाके, तो उन्होंने ध्यान से सुना, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया लिखा है आपने, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन ऐसा कीजिए कि इसमें से आधे डायलॉग काट दीजिए। तो मैंने एक एक डायलॉग चुन चुन के लिखे थे। मैंने शेक्सपियर को पढ़ा था, कालिदास को, भास को, तो डायलॉग क्या होते हैं मुझे मालूम था एक। तो मेरा दिल तड़प गया, या नहीं आधे डायलॉग आप काट दीजिए। अगर ठीक है भैया, पहली फिल्म में थोड़ा मानना पड़ेगा डायरेक्टर की बात ना। अब मैं घर आया, मैंने उसमें से देखा कि कौन से डायलॉग कुछ कमजोर है, ये हो करके मैंने काटा, लेके गया। उन्होंने कहा सुना, फिर उन्होंने कहा हाँ अभी अच्छा हो गया है, लेकिन एक काम और कीजिए, आधे डायलॉग और काट दीजिए। अरे मैं कहा सर अब फिर बचेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि जो बचेगा ना वही सिनेमा होगा, अभी ड्रामा है। तो मुझे समझ में आ गया कि सिनेमा में डायलॉग कम होने चाहिए, दृश्य का माध्यम है। वो सही साहब कहते थे कि कोई बात कहनी हो तो एक बार कहो, ज्यादा जरूरी है तो 2 बार कहो, और ज्यादा जरूरी है तो 3 बार कह लो। लेकिन उससे ज्यादा बार कहना पड़े उसी बात को, तो फिर फिल्म मत लिखो, उपन्यास लिखो, जिसमें हजारों बार एक बात को कह सकते हो। तो ये भी मुझे अच्छा सबक मिला, अच्छी सीख मिली उनके साथ। फिर श्याम बाबू के साथ इस बात का सुख रहा कि उन्होंने मुझे रिसर्च का बहुत मौका दिया। मैं रिसर्च करके फिल्म लिखता हूँ हमेशा। मैंने बड़ी बड़ी फिल्म, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को ठुकरा दिया, क्योंकि वो रिसर्च का इम्पोर्टेंस नहीं जानते थे। लेकिन श्याम बाबू से कहो कि श्याम बाबू मुझे रिसर्च करने जाना है, तो बोलते थे कहाँ जाना है? मैं कहा यहाँ जाना है, और मेरे जहाज का इंतजाम, मेरे कार का, टैक्सी का इंतजाम, रहने का इंतजाम सारा करा देते थे, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस समझते थे। अच्छा, श्याम बाबू खुद बहुत बढ़िया राइटर थे, अंकुर उन्होंने ही लिखी थी। बाद में उन्होंने और राइटर्स को शामिल किया, सत्यदेव दुबे को, शमा जैदी को, सुनील शानबाग को, और राइटर उन्होंने लिए, जावेद जैदी लिखे उनके साथ। फिर मैं आया, तो मैंने उनसे कहा श्याम बाबू आप इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, इतने अच्छे राइटर भी हैं, आप लिखते क्यों नहीं अपनी फिल्म? बाकी डायरेक्टर तो अपनी फिल्म लिखते भी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लिखना पसंद नहीं करता अपनी फिल्म। वो पहली फिल्म थी, तो मैं इतना किसी को हायर नहीं कर सकता था लिखवाने के लिए, तो वो मैंने लिखी थी। पर अब उसके बाद मुझे लगा कि मुझे लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही लिखूंगा तो मैं अपनी ही तरह का लिखता हूँ। अगर कोई एक राइटर और लिखता है उसको, तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू, एक और नजरिया, एक और संवेदना, एक और भावनाएं जुड़ती हैं, इसलिए मैं खुद नहीं लिखता। तो मुझे बात सही लगी कि डायरेक्टर को लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ये भी समझ में आया थोड़ा। तो ये तीनों लोगों ने मुझे गढ़ा, बनाया, और सबसे ज्यादा श्याम बेनेगल, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। वो मेरे सिनेमा के प्रथम गुरु, और दूसरे गुरु कहूँ तो मैं मनमोहन चड्ढा जी की किताब पढ़ के मैंने सिनेमा को समझा, ज्ञान प्राप्त किया सिनेमा को। अशोक जी, आज हम लोग सच में साबित हो रहे हैं, सिनेमा, नाटक, उनका अंतर, इतने बड़े बड़े लोग की आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे, विजय जी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अशोक जी? आवाज नहीं आ रही उन्हें। अशोक जी, इनकी आवाज आ रही है? अशोक जी की आवाज हमें आ रही है, लेकिन उन्हें हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही। एक बार
क्या करें? एक बार वो जो उनको जो मैनेज कर रहे हैं प्रोडक्शन स्टार्ट उनसे करना होगा पूछिए। लैपटॉप, तभी संभव होगा। अनुराग, अनुराग एक बार देखिए तो क्या हो सकता है। अनुराग, एक बार देखिए क्या हो सकता है। तो उनका कहीं माइक म्यूट ना हो, ऐसे कुछ तो नहीं है माइक? नहीं, माइक तो ऑन है, आवाज तो हम लोगों को आ रही है, हमको तो आ रही है उनकी आवाज। हमें तो आ रही है सच। हाँ, ये तो बात सही है, हमारी नहीं उन्हें आ रही। हाँ, ओ, ये तो गड़बड़ मामला हो गया, कैसे हम लोग आगे बात बढ़ाएं। हेलो। तो प्रमोद बर्णवाल जी का एक सवाल था जो मैंने सोचा कि मैं कम से कम उसको बता देता हूँ, हम्म, लेकिन अशोक जी तक आवाज नहीं जा रही है। नहीं, आवाज ही नहीं पहुंच पा रही ना। उनके नेटवर्क में गड़बड़ है, उनके नेटवर्क में गड़बड़ है, लेकिन उनकी आवाज तो हमको मिल फ्रीज रही हो है। रही है। उनको उनकी आवाज डिस्कनेक्ट हमें करके एक मिल बार रही है। दोबारा कनेक्ट करेंगे क्या अनुराग जी? अनुराग, हाँ, एक बार उनको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट, फिर अगर वो नहीं जुड़ पाए, वो भी दिक्कत है ना, उनको पता ही नहीं चलेगा अगर कि जुड़ना है। मैं देखती हूँ। उनको फोन करके दोबारा लिंक भेजिए वही और ताकि वही वो वही मैं कर एक, रही हूँ। एक बस उपसंहार बाकी है, एक सवाल आखिरी प्रमोद जी को और फिर जी अशोक जी, हम लोग आपको सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो कैसे सवाल क्या हो? जी 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 जी। पहला 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 सवाल क्या है आपका? पहला सवाल, अच्छा, क्या क्या? जी जी जी, मैं बताता हूँ, जी जी मैं बताता हूँ। जी 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 जी। तो संक्रांति एक सीरियल था, फिल्म नहीं थी, सीरियल था एक, जिसमें भारत के आज़ादी के बाद के 10-10 एक एक दशक में क्या क्या हुआ, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, इसकी कहानी थी वो। तो उसके कुछ एपिसोड मैंने लिखे थे, उसमें से ये विभाजन वाला भी था एक। तो मैंने पढ़ाई की उसके बारे में, और पार्टीशन के बारे में पढ़ाई की। श्याम बाबू ने बहुत सारी बातें बताई कि लोग पार्टीशन में के बाद क्या हुआ था देश में, क्या माहौल था, कैसे लोग नफरत से देखने लग गए थे एक दूसरे को। तो उससे थोड़ा ज्ञान बढ़ा मेरा, और पढ़ने से ज्ञान बढ़ा, और इस तरह से मैंने वो लिखा। तो वो एक या दो एपिसोड में वो कहानी थी, एक औरत की कहानी थी वो पार्टीशन में बिछड़ जाती है। तो ये पढ़ना लिखना पड़ता है किसी चीज के बारे में, और यही रिसर्च हो जाता है उसका, बात करना, पढ़ना लिखना, लाइब्रेरी में जाना। और विभाजन के समय की तो बहुत दौर की बहुत सारी कहानियां साहित्य में है, मंटो की कहानियां हैं। वो सबसे एक दिमागी संस्कार बना था मेरा। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब हुआ। और दूसरा सवाल जो पत्रिका को लेके है, साहित्यिक पत्रिका, तो हमारे एक मित्र हैं संतोष चौबे, वो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, और वो विश्व रंग संवाद पत्रिका निकालते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम लिखोगे क्या, ये साहित्य सिनेमा विशेषांक का संपादन करोगे क्या? तो मैंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, मैंने कहा हाँ मैं करूंगा, कबूल है कबूल है कबूल है। तो बोले ठीक है करो। अब मुझे लगा कि संपादन करना कोई बड़ा कठिन काम नहीं होता होगा, कि
मैं अपने पहचान के राइटर्स को फोन करूंगा और उनसे कहूंगा कि भाई आप लोग आर्टिकल लिख के भेजिए सिनेमा से संबंधित, तो वो भेज देंगे फटाफट। तो दिमाग में आया कि सबको मैं सिनेमा के लिए कहूँ, कवियों को कहूँ कि सिनेमा पे कविता लिखिए, कहानीकारों को कहूँ कि कहानी लिखिए सिनेमा पे, ऐसे सब जितने, किसी को मैं कहूँ कि ड्रामा लिखो, एकांकी लिखो सिनेमा पे जिसका विषय सिनेमा हो। व्यंगकार जो मेरे दोस्त हैं, ज्ञान चतुर्वेदी और तमाम लोग, प्रदीप मिश्र, सबसे मैंने कहा कि भाई आप लोग व्यंग लिखिए इस पे, और सबको मैंने बोल दिया। अब मुझे नहीं मालूम था कि इनको बार बार बोलना पड़ता है कि भाई साहब कब भेज रहे हैं, कब भेज रहे हैं, कब भेज रहे हैं। खैर धीरे धीरे करके सबने भेजा और कवियों ने कविताएं लिखी। प्रयाग शुक्ल ने, अशोक वाजपेयी जी का उसमें इंटरव्यू है, एक नरेश सक्सेना जी का इंटरव्यू है। फिर मैंने टेक्नीशियंस जो हैं, एडिटर असीम सिन्हा, उनका एक आर्टिकल है, सुनील सालगिया उनका एक लेख है राइटिंग के बारे में, तो सिनेमेटोग्राफी के बारे में एक सिनेमेटोग्राफर का आर्टिकल है, इंटरव्यू है। म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा का बड़ा इंटरव्यू है, बड़ा कमाल का इंटरव्यू है वो, कि उसे एक म्यूजिक डायरेक्टर की सोच क्या है समझ में आता है। नरेश सक्सेना जो बड़े कवि हैं, उनका सिनेमा के बारे में एक इंटरव्यू है। तो एक तरह अनोखा अंग बन गया वो, और मेरी कल्पना साकार हुई। और विजय जी ने सिनेमा निर्देशकों की त्रयी के बारे में लिखा, बहुत अच्छा आर्टिकल, की स्त्रियां जो हैं उनकी, जो 3 डायरेक्टर उनकी स्त्रियों के बारे में, बड़ा कमाल का आर्टिकल है वो। और मनमोहन जी ने लिखा विश्व सिनेमा के बारे में। तो एक अच्छा वो अंक बन गया और लोगों ने उसकी सराहना की, क्योंकि एक रूटीन तरह का सिनेमा का मैगजीन जो है, मैं खुद बोर हो जाता हूँ पढ़ के। मेरा इंटरव्यू छपता है कई बार कई तरह की पत्रिकाओं में, जिसको मैं खुद नहीं पढ़ता, कहता हूँ वैसी वैसी बातें हैं इसमें, क्या मतलब। पर इसमें एक नया तरह का वो है सिनेमा के बारे में विचार, और सबने उसको लाइक किया, बहुत सबने लिखा भी उसके बारे में। विजय जी ने बहुत अच्छा लिखा फेसबुक में, उसकी समीक्षा लिखी बहुत अच्छी। तो ऐसा सब होता रहता है। नए तरह का काम करना मुझे पसंद है, एक ही तरह के काम करना मैं बोर हो जाता हूँ, ऊब जाता हूँ। जी आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? नहीं। ओ हेलो। जी, जी अब ये विजय, तकनीकी का फायदा है कि हम लोग कंप्यूटर और मोबाइल मिला करके प्रोग्राम कर रहे देखिए हैं। ये भी अनोखा, वही अभी तनवीर जैसे लाइट चली गई थी तो उन्होंने कहा जी, कि मर्जी से काम करो। जी ये अभी किसी ने मुझको मैसेज किया कि शायद आपके लैपटॉप का साउंड ऑफ है, इसलिए आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो चेक अच्छा, कर लीजिए। नहीं तो मैं पूछना चाहूंगी, अगर कोई म्यूट और प्रश्न है तो। म्यूट तो नहीं है। ओके, तो हम लोग ऐसे अभी ही तो काम चलाएंगे। हाँ किसी चलिए को ठीक है। अगर कोई और प्रश्न पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि अब हम 1.5 घंटा कर चुके हैं करीब करीब प्रोग्राम। और जी जी आशीष जी एक सवाल मैं चाहता हूं कि एक सवाल और इसमें जोड़ जरूर, लिया जाए अगर जी संभव हो। आशीष जी जिनको जाना था वो रुके हुए हैं अभी तक, और मैं जी चाहूंगी जी कि आशीष जी अपना सवाल फोन से पूछ लें, अगर जी उनके जी पास अशोक जी का नंबर है। जी नंबर है नहीं, कि वो नहीं उनका, वो बोलेंगे तो आप दोहरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ मैं बोलूंगा, आप सुन रही है ना, तो आप दोहरा देंगे फोन पर, ठीक जी रहेगा। हाँ, ठीक है, जैसे बोलिए। अशोक जी से ये सवाल पूछा जा सकता है कि पटकथा जब वो लिख रहे होते हैं और जब संवाद लिख रहे होते हैं, तो दोनों के लेखन में वो किस तरह से अंतर करते हैं और दोनों की विधियां क्या है। पटकथा लिखने की जो विधि उनकी अपनी है और उसके बाद संवाद लिखने की जो विधि है, उन दोनों विधियों में अंतर किस तरह से वे करते हैं। यदि इस पर भी प्रकाश को डालें तो सिने के अध्येताओं को थोड़ा लाभ हो। जी जी विजय जी, आप बताइए सवाल। जी मुझे लगता है आवाज उन तक शायद पहुंच जी रही होगी, फोन में स्पीकर से ऑन होगा तो। विजय जी ने म्यूट कर दिया है संभवतः, और फोन पर उनको बता रही हैं। जी
अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। जी 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 है। और अमरेंद्र जी ने सच में अपने छात्रों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे हैं, जिससे हम लोगों को भी लाभ हो रहा है। जी, प्लीज। जरूर जरूर जरूर। जरूर। देखिए, जो पटकथा होती है, जरूरी नहीं होता कि उसमें संवाद हो, और पटकथा एक तरह का रूपरेखा होती है कि उसमें सीन्स होते हैं जरूर, पहला सीन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, संवाद नहीं होते, उसके डिस्क्रिप्शन होता है कि राम श्याम से पैसा मांगने आता है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, और झगड़े में दोनों एक दूसरे को सुनाने लगते हैं, और राम श्याम को एक थप्पड़ मार के चला जाता है। अब इसमें संवाद आपको लिखना है, तो आप संवाद लिखेंगे कि मेरा पैसा दे, तथा कौन सा पैसा। अब आपके प्रतिभा पे डिपेंड करेगा कि आप क्या संवाद लिखें, उसमें कहानी की मांग क्या है, कि मांग को देखते हुए, कहानी क्या है को देखते हुए, दोनों के बीच में झगड़े को आप, कई राइटर कई तरह से लिख सकते हैं। विजय जी अलग लिख सकते हैं, आशीष अलग लिख सकते हैं, मनमोहन जी अलग लिखेंगे, मैं अलग लिखूंगा, अमरेंद्र जी अलग लिखेंगे। तो संवाद ऐसे होना चाहिए जो, एक तो बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, अति नाटकीय भाषा नहीं होनी चाहिए, मेलोड्रामेटिक नहीं होना चाहिए। अगर वैसा सिनेमा है तो बात दूसरी है कि मुगले आजम आप बना रहे हैं तो बात दूसरी है कि वो ड्रामा वाले डायलॉग होंगे। लेकिन अगर आप यथार्थवादी सिनेमा और आज का मॉडर्न सिनेमा बना रहे हैं तो बोलचाल की भाषा में आप लिखते हैं तो लिखिए। और मेरा अपना जो स्टाइल है कि डायलॉग ऐसे होना चाहिए जो डायलॉग लगे ही ना, लगे कि लोग बात कर रहे हैं। आप सामान्य जैसे बात करते हैं उसको अगर आप अचीव कर ले जाते हैं अपने डायलॉग राइटिंग में, तो बहुत बड़ी बात है। और फिर बहुत सारी बातें होती हैं कि अच्छे डायलॉग क्या होते हैं, अच्छे डायलॉग छोटे होना चाहिए, सिनेमा में बड़े बड़े डायलॉग नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि एक तो बड़े बड़े डायलॉग लिखने में एक्टर को बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहते हैं अरे यार इतना बड़ा डायलॉग आपने लिख दिया। अब डायरेक्टर को प्रॉब्लम होती है कि बार बार रिटेक करना पड़ेगा, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर बहुत जरूरत है तो आप बड़े बड़े डायलॉग भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, पर सामान्यतः छोटे डायलॉग अच्छे हों तो ज़्यादा एक्टर को पसंद आते हैं, बोलचाल की भाषा में हो। मुहावरे की अगर करेक्टर ऐसा है कि मुहावरे, पुराने लोग हैं जो, तो उनकी भाषा में मुहावरे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुहावरे थोड़े इस्तेमाल करते हैं, आज की जनरेशन के बच्चे भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो आज की जनरेशन के बच्चे को लिख रहे हैं आप तो उसमें मुहावरे मत डालिए, पर दादाजी या दादी जी या नानी जी लिख रहे हैं तो बहुत मुहावरे डालिए। जैसे हमारी अम्मा बहुत मुहावरे बोलती थी बात बात में, तो ये सब ख्याल रखना पड़ता है। उस पटकथा में आप अपने डायलॉग डालते चले जाते हैं सीन के डायरेक्शन के हिसाब से। सीन पढ़ते हैं, इस सीन में ये होना है, वो पुलिस थाने में पहुंचा है, पुलिस थाना उससे पुलिस इंस्पेक्टर उससे कह रहा है कि बंदूक, नहीं तुम्हें तुम्हारी FIR नहीं लिखूंगा, ऐसा उसने लिख दिया है। अब वो पुलिस जो वाला है वो पंजाबी है कि यूपी का है कि राजस्थान का है, तो उसका क्या टच होगा, क्या फ्लेवर होगा, या हरियाणा का है, तो वो आप उसमें टच करके उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये सामान्य तरीके यही होते हैं जी। अमरेंद्र जी, मुझे लगता है मैंने आपका प्रश्न ठीक ठीक पहुंचाया और आपको उत्तर सही मिला, या आप और कुछ हाँ हाँ, पूछना चाहते? नहीं, बात हो गई। ओके ओके। मैं चाहूंगी कि पूरे कार्यक्रम को कुछ वाक्यों में आशीष जी कर दो, उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं। जी 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 बहुत दिलचस्प बातचीत रही, क्योंकि अशोक जी सिनेमा के प्रैक्टिशनर हैं, सिनेमा के जी सुधीर विजय हैं। जी, और विजय जी, आप उनको बता दीजिए कि अब हम इसका उपसंहार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, सबको धन्यवाद। और असुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए खेद है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है,
और मेरे पास कोई इस समय असिस्टेंट भी नहीं है जो उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो निश्चित रूप से हम लोग फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ऐसी बढ़िया संगत, ऐसे बढ़िया लोग और इतने अच्छे विचारक सिनेमा के मुझे कभी फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। पर मैं चाहूंगा कि हम संभव करते रहें बीच बीच में, है ना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद, अभी और आशीष जी फेसबुक के मेरे दोस्त यारों को धन्यवाद। जी आशीष जी बोलेंगे। हाँ। जी, बस मैं 2-3 लाइनों में इसको सम अप करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से विस्तृत चर्चा ये हुई, अशोक मिश्रा जी उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में तो बताया ही, और बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्मों और प्रोजेक्ट से वो जुड़े रहे। 90 के दशक भारत एक खोज की हम बात से शुरू कर रहे हैं। 1987 में वो मुंबई आए और 1989 में वो भारत एक खोज से जुड़े, जिसके करीब 50 से अधिक एपिसोड्स के लेखन में वो जुड़े रहे। उसके ज़रिए उनको श्याम बेनेगल के साथ काम करने का मौका मिला, जो अगले 2 ढाई दशकों तक जारी रहा। उनकी महत्वपूर्ण फ़िल्मों के लिए उन्होंने लिखा, 2-3 सीरियल्स के लिए लिखा। तो अशोक जी के ज़रिए हमको एक छोटे शहर से आए हुए एक प्रतिभावान लेखक के किस तरह से ज़िंदगी में मौके मिलते हैं, वो जानने को मिला। और प्लस इसके अलावा जिन तमाम बड़े-बड़े नामों के साथ उन्होंने काम किया, बड़ी-बड़ी शख्सियतों, हबीब तनवीर के साथ, श्याम बेनेगल के साथ, सईद अख्तर मिर्ज़ा के साथ, तो वो क्या अनुभव रहा, वो सब जानने को मिले। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि आज का सृजन संवाद का ये कार्यक्रम 147वीं गोष्ठी बहुत सार्थक रही, और कई लिहाज से कई बातें हमको जानने को मिली। और अशोक जी भी श्याम बेनेगल की तरह से जितने विनम्रता से उन्होंने अपनी तमाम बातों को बताया और तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया, तो उसके लिए हम उनके लिए बहुत ही आभारी हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे हम फिर और भी अच्छी वजहों के साथ, अच्छे मौकों पर उनके साथ जुड़ेंगे और इस पे बात करेंगे। विजय जी, मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी लाइव, मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। आ रही है। जी, मैंने आभार व्यक्त किया उनका, अशोक मिश्रा जी का, साथ में मनमोहन जी का, मनमोहन सर का, अमरेंद्र जी का, और जितने भी लोग जुड़े उन सभी लोगों का। और मुझे उम्मीद है कि सृजन संवाद की आगे भी इस तरह की गोष्ठियाँ और अपनी सार्थकता को साबित करती रहेंगी, और नए-नए आयोजनों के ज़रिए हम लाभान्वित होते रहेंगे, और समाज में भी एक रचनात्मकता की और सकारात्मकता की एक मुहिम जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने बहुत अच्छी तरह कार्यक्रम को समेटा है। मैं अपनी ओर से जिन्होंने पोस्टर बनाया है, तन्मय सोलंकी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, और मीडिया को भी। आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और पूरे कार्यक्रम की समृद्धि के लिए मैं सच में अशोक जी की तो कृतज्ञ हूँ ही, आप सबका भी आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं फेसबुक लाइव से, मैं समझती हूँ उनके प्रश्नों के उत्तर भी हम दे पाए हैं। थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह उसको भी समेटने की कोशिश की। अमरेंद्र जी के प्रश्न सच में बहुत ही उपयुक्त थे, और मनमोहन चड्ढा जी ने जो पूछा वो तो हमें एक अलग ही दिशा में ले गया। और आशीष जी, आपके प्रश्न भी कार्यक्रम को सार्थक बनाने में कारगर रहे। मैं सबका पुनः एक बार धन्यवाद करती हूँ, और अगली गोष्ठी के लिए आप लोगों से सुझाव भी मांगती हूँ। इसके साथ ही सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।